नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 24 को एनालिसिस करेंगे और लगभग एक मंथ से जो है हमारी क्लासें जो नहीं हो पाई है सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे टेक्निकल इश्यू होने की वजह से यूट्यूब को क्या है डीमोनेटाइज चैनल को जो है वो कर दिया गया था, उसकी वजह से हमारे जो है कंटेंट अपलोड होने में क्या है प्रॉब्लम थी। तो चलिए आज से हमारी जो है वो कंटिन्यू जो है वो क्लासें रहेगी। जिस प्रकार से आपको पहले पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम आर्मी स्टडी पॉइंट पे दी जाती थी, उसी प्रोसेस से क्या हमारी आज से कंटिन्यू क्लासें चलती रहेगी। तो चलिए आज सबके लिए आज का जो टारगेट जो है वो 36 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। आपका टारगेट जो है वो आप कमेंट जो है कमेंट वीडियो के अंत में क्या है अपने स्कोर को कमेंट अवश्य करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल समुद्र कहाँ स्थित है। देखिए इसका सफल ही पूछा जाता है, न की प्रसिद्धि पूछी जाती है, सिर्फ ये पूछा जाता है कहाँ स्थित है। तो देखिए ये सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान, या तो आपको सिंध प्रांत मिलेगा या आपको क्या है पाकिस्तान क्या है लिखा हुआ मिलेगा। जैसे हम हमारा राज्य बोलते हैं, इस प्रकार पाकिस्तान में क्या है सिंध प्रांत बोला जाता है। फिर इसकी एक मुख्य नदी आप अवश्य याद रख लें। नदी किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर क्या है ये स्थित है। प्रसिद्धि नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी याद रखें जो है वो काली चूड़ियों के लिए चूड़ियों के लिए क्या है ये प्रसिद्ध माना जाता है। और पाकिस्तान सिंध प्रांत में क्या है स्थित है। चूड़ियों के लिए भारत में जो स्थल जो है वो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो कालीबंगा स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नदी के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन जो है वो 17 अप्रैल को पूछा गया था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के तट पे या किस नदी के जो है वो किनारे प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयु यानी आयु या वर्ष, आयु या वर्ष से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है वो है कि गौतम बुद्ध जो है वो क्या है ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष यानी कितनी आयु में क्या इनको हुई थी। तो देखिए गौतम बुद्ध ने जो है वो गृह त्याग जो किया था, गृह त्याग वो कितने वर्ष की आयु में किया था, 29 वर्ष की आयु में किया था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आता है कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने क्या है गृह का त्याग किया था। फिर इनको कितनी आयु कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 35 वर्ष, 35 वर्ष की आयु में क्या है गौतम बुद्ध को क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर तीसरा क्वेश्चन जो यहीं से पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो है वो कितने समय की क्या है तपस्या की, जिसके बाद जो उन्हें क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्लियर है, गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था, ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 35 वर्ष की आयु में थी। कितनी वर्ष की तपस्या के बाद, तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर पूछा किस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी के तट। फिर अंतिम क्वेश्चन रहता है कि किस वृक्ष के नीचे, वृक्ष ये दोनों क्वेश्चन जो है वृक्ष और जो है वो गृह त्याग, ये 17 अप्रैल को दोनों क्वेश्चन क्या है पूछे गए थे। नदी भी क्या है पूछी गई। तो पीपल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए देखिए हमारा 31 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 से लेकर जो है वो 2 जनवरी तक हमारी सोल्जर बुक पे क्या है एक ऑफर चल रहा है। पहले हमारी पहली जो बुक थी वो सोल्जर बुक थी, जो लगभग 2021 से क्या है चली आ रही है सोल्जर बुक थी। उसके बाद आप सबकी डिमांड थी कि सर एक मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस पेपर के रूप में भी आप एक क्या है बुक या ई बुक को क्या है लॉन्च करो। तो हमने चाहे वो 1 जनवरी को जो है वो 50 प्रैक्टिस सेट की जो क्या है बुक को क्या है लॉन्च किया था, जिसपे क्या है दोनों ही बुकों पे क्या है ऑफर चल रहा है। इसका प्राइस जो था वो 249 रुपए था। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के मध्य ऑफर में क्या है इसको क्या है 99 रुपए इसका चार्ज रखा गया। और जो नई प्रैक्टिस सेट जो है उसकी कीमत भी क्या है 99 रुपए क्या है रखी गई। और दोनों को एक साथ परचेज करने पे जो कीमत जो है वो 189 रुपए रखी गई है। ध्यान रहे इसका डिलीवरी चार्ज जो है वो क्या है वो अलग है। तो ये ऑफर जो है वो 2 जनवरी तक है। बच्चों के मैसेज काफी थे, इसलिए इस ऑफर को क्या है 3 जनवरी तक क्या है बढ़ाया गया है। 3 जनवरी के बाद जो है वो ऑफर क्या है एंड हो जाएगा। तो आप क्या है जल्द ही इसको क्या है सेडा क्लासेस ऐप से क्या है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप, जिसका लिंक वीडियो की क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आप यहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं 84441065 इन व्हाट्सएप नंबर से भी आप क्या है सोल्जर बुक को क्या है अपना ऑर्डर जो है क्या है बुक कर सकते हैं। सर्विस दोनों में अवेलेबल है। सर्विस के लिए पहले इश्यू था कि सर कैश ऑन डिलीवरी, तो अब 1 जनवरी से जो क्या है हमारे ऐप और मोबाइल नंबर से क्या है कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन लागू कर दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? स्थापना या इसका पूछा जाता है संस्थापक, स्थापना या संस्थापक, स्थापना या संस्थापक पूछा जाता है। इसका संस्थापक कौन था? तो स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में इसकी क्या है स्थापना हुई थी। फिर स्थापना किसने की थी? दो भाई थे, हरियर बुक्का, जो दोनों क्या है भाई थे, अलग अलग नाम थे लेकिन दोनों को क्या है मर्ज यानी मेंशन किया गया। तो हरियर बुक्का ने इसकी क्या है विजयनगर साम्राज्य की क्या है स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में क्या है इसकी स्थापना की गई थी। और आपको याद रखें इसकी स्थापना के बाद राजधानी प्रत्येक साम्राज्य की वंश की क्या है एक राजधानी होती है। तो इसकी राजधानी कहां स्थापित की गई थी? तो हेम्पी में। हेम्पी कहां स्थित है? कर्नाटक में। ये 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की जो क्या है राजधानी क्या थी? तो हेम्पी कर्नाटक थी, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन विजय हुआ था? यानी कि कौन विजय हुआ था या किसके द्वारा जो है वो पराजित किए गए थे? देखिए पानीपत की जो है वो 3 लड़ाइयां थी। पहला युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और दूसरा जो युद्ध है वो 1556 ईस्वी में क्या है लड़ा गया था, और तीसरा जो युद्ध है वो 1761 ईस्वी में क्या है लड़ा गया। यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। अब बात करते हैं किन किन के मध्य लड़ी गई थी। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा या मराठों के बीच जो क्या है लड़ी गई थी। इसमें विजय कौन हुए थे? तो अहमद शाह अब्दाली इसमें क्या है विजय हुए थे। इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा जाता है कि मराठे किसके द्वारा पराजित हुए थे? मराठे किसके द्वारा पराजित का मतलब होता है हारना, हराए गए थे। तो अहमद शाह अब्दाली द्वारा क्या है पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या है मराठों की क्या है हार हुई थी, और ये सबसे बड़ी हार मानी जाती है मराठों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि नामक रचना किसकी थी? यानी गीतांजलि एक पुस्तक है जिसके रचनाकार या लेखककार कौन थे? तो देखिए इसके लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ इसके क्या है लेखक थे। और आपने पढ़ा होगा कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। किस कला में मिला था इन्हें? तो गीतांजलि के रूप में इन्हें क्या है इसकी क्या है बेस्ट रचना के रूप में इनको क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत के ये क्या थे पहले यानी कि प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। कब दिया गया था? 1913 में। ये 17 अप्रैल को पूछा गया था। 1913 में इन्हें दिया गया था। और ये भी पूछा गया था कि किस क्षेत्र में दिया गया था? तो गीतांजलि की रचना में यानी साहित्य में। लेखक किस विषय में आते हैं? तो साहित्य के अंदर शामिल होते हैं। तो साहित्य में दिया गया था। साहित्य क्षेत्र में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत के पहले क्या है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति थे। कब दिया गया? 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानक रेखा पर अस्तित्व राज्य। देखिए भारत के कितने मानक समय रेखा यानी कि जहां से भारत का क्या है समय लिया गया, भारत का क्या है समय निर्धारित किया गया है या लिया गया, उसको क्या है मानक समय रेखा बोला जाता है। और भारत के जो है 5 राज्यों से होकर 5 राज्य, कितने कुल राज्य कितने हैं? तो याद रखेंगे 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा क्या है गुजरती है। तो सबसे पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश, और दूसरा जो राज्य है मध्य प्रदेश, और तीसरा जो राज्य है वो छत्तीसगढ़, और चौथा जो राज्य है वो उड़ीसा, और 5वां जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश आदि। इन 5 राज्यों से होकर भारत की क्या है मानक समय रेखा गुजरती है। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है, या तो राज्यों की संख्या पूछी जाती है तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, या राज्य इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है या
नहीं गुजरती है। तो देखिए मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। राज्य मानक समय रेखा अस्तित्व राज्य है, नहीं है राज्य, सॉरी क्वेश्चन को कर लेना, नहीं है। तो किस राज्य से नहीं? तेलंगाना राज्य से होकर क्या है? नहीं गुजरती है। तो डी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ स्थित है, यानी उद्गम स्थान पूछा गया है, कहाँ से निकलती है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहे क्या है? सतपुड़ा पर्वत। और ये सतपुड़ा और विंध्याचल दो पर्वत हैं जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। हो सकता है आपसे राज्य भी पूछा जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य से इसका क्या है? उद्गम होता है। दूसरी मुख्य बात इसकी ये याद रखेंगे, ये सभी नदियां जो है भारत की जो है भारत की जो है वो 99% नदियां जो है वो क्या है? पश्चिम से क्या है? पूर्व की ओर बहती है। लेकिन ये विपरीत दिशा में बहती है, यानी कि पश्चिम से क्या है? पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से क्या है? सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से क्या है? पश्चिम की ओर बहती है। या आपको मिलेगा कि किस दिशा में बहती है, तो पश्चिम दिशा में बहती है। कहां से? पूर्व से। बाकी जो नदियां हैं वो पश्चिम से क्या है? पूर्व की ओर क्या है? बहती है। तो ये आपको याद है, विपरीत दिशा में बहने वाली दो ही नदियां मुख्यतः पूछी जाती है। एक तो ताप्ती नदी है और दूसरी जो है वो क्या है? नर्मदा नदी। दूसरी क्या है? नर्मदा। एक क्या है? ताप्ती। इसका उद्गम कहां से होता है? सतपुड़ा पर्वत से होता है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत जो है वो वहां से इसका क्या है? उद्गम होता है। और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एक ताप्ती नदी शहर पूछा जाता है। शहर आप सबको पता ही होगा, ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सूरत शहर। सूरत गुजरात के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? या सोया प्रदेश। सोया प्रदेश, ये 17 अप्रैल को क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था। सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को क्या है? कहा जाता है। यहाँ सोयाबीन क्या है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का क्या है? राज्य है। नूनामती शोध संयंत्र कहाँ स्थित है? नूनामती जो है वो शोध संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? सबसे पहले याद रखेंगे ये कौन सा जो है वो शोध जो है संयंत्र है, तो ये पेट्रोलियम शोध संयंत्र जो है वो क्या है? नूनामती जो है ये क्या है? पेट्रोल का क्या है? शोध करता है। वो ये कहाँ स्थित है? तो असम के अंदर स्थित है। या तो आपको ऑप्शन में इस प्रकार से राज्य दिए होंगे या शहर दिया हो, तो गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी असम राज्य के अंदर क्या है? नूनामती क्या है? शोध संयंत्र है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम शोध के लिए क्या है? जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। न्यूनतम का मतलब होता है कम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम। और अधिक, सर्वाधिक आपको सबको पता ही है। तो किस राज्य की है? तो ये नागालैंड राज्य की। किसकी? नागालैंड राज्य की है। न्यूनतम के साथ साथ अधिकतम भी याद रखेंगे। अधिक किस राज्य की है? तो मेघालय। अधिक या दोनों ही पूछी जा सकती है। अधिकतम पूछा जाए तो किसके है? मेघालय के। और न्यूनतम यानी कम की अगर बात करें तो किस राज्य की है? नागालैंड राज्य की। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? इससे आपको लग रहा होगा कि ये किस धर्म से संबंधित है। तो ये बिहार के अंदर स्थित है। बिहार या आपको बोध गया, हो सकता है आपसे राज्य दिया हो या शहर का नाम। तो बोध गया बिहार के अंदर क्या है? स्थित है। इसकी मुख्य बात ये याद रखेंगे, इसका निर्माण जो है, निर्माण का समय नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रखें इसका निर्माण जो है वो 260 ईसा पूर्व में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो सम्राट अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व में क्या है? महाबोधि मंदिर का क्या है? निर्माण करवाया गया था। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। इससे बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित है। फिर इसके साथ साथ 260 से जस्ट बाद आपको, आप सबने पढ़ा होगा 261 ईसा पूर्व, ये भी अशोक से संबंधित डेट है। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? 260 ईसा पूर्व में। किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने। और कलिंग युद्ध जो है वो किसके द्वारा लड़ा गया था? तो सम्राट अशोक द्वारा। कहाँ स्थित है? तो बोध गया
बिहार राज्य के अंदर क्या है ये स्थित है, किस धर्म से संबंधित है, तो किससे, गौतम यानी कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह की वैल्यू की संख्या, पहले जो है वो शनि ग्रह की क्या है, कितनी संख्या पाई जाती है, तो देखिए 7 पाई जाती है, कितनी 7 पाई जाती है। इसके साथ साथ ये भी नोट कर ले, सर्वाधिक सर्वाधिक वैल्यू वैल्यू वाला अगर ग्रह की अगर बात की जाए तो ग्रह कौन सा है, वो भी कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह पे पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 7 पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की जो है वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप की जो है वो किलिमंजारो जो चोटी है वो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। एशिया महाद्वीप की भी याद रखें, आप सबको पता ही होगा, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत की यानी कि ये क्या है, सॉरी एशिया महाद्वीप की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ स्थित है, ये भी आप सबको पता होगा, नेपाल के अंदर स्थित है। किस श्रेणी का हिस्सा है या किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखेंगे तो हिमालय की, हिमालय। और हिमालय से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, सबसे नवीनतम की बात की जाए तो कौन सी, हिमालय है विश्व की। और सबसे प्राचीन की अगर अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन जो है, या एक पूछा जाता है सबसे लंबी जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है, हिमालय है। और सबसे प्राचीन जो है वो क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली जो है वो सबसे क्या है, प्राचीन है। चलिए अगला क्वेश्चन, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये विज्ञान की एक शाखा होती है पोमोलॉजी। जिस प्रकार से जो है वो अंगूर का अध्ययन हम पढ़ते हैं विटिकल्चर, इस प्रकार से जो है वो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें क्या है, फलों का, किसका, फलों का क्या है, अध्ययन किया जाता है। फल का या फलों का क्या है, इसमें अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की राजधानी कौन सी है, देखिए इटली की राजधानी कौन सी है, तो इटली की राजधानी जो है वो कौन सी है, बी, सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा, रोम। और इसके साथ साथ इसकी मुद्रा भी क्या है, मुद्रा भी नोट कर ले, तो क्या है, यूरो। मुद्रा क्या है, यूरो। राजधानी क्या है, रोम। रोम, रो जो होता है वो राजधानी में, मुद्रा में जो राजधानी में क्या है, रो पहले आता है और मुद्रा में रो क्या है, बाद में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कौन थे, या रक्त परिसंचरण तंत्र की जो है क्या खोज किसने की, ब्लड सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, हमारे शरीर में जो है रक्त का सर्कुलेशन जो होता है उसकी खोज जो है वो किसने की थी। सेम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की जगह पूछा जाता है रक्त वर्ग, या इसको बोलते हैं समूह, समूह या जिसको कहते हैं भाग। यानी कि रक्त जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी ओ, ये क्या है, रक्त वर्ग है, रक्त क्या है, समूह है। अगर परिसंचरण तंत्र की अगर बात की जाए तो विलियम हार्वे ने की थी। अगर बात करें रक्त समूह की किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर ने क्या है, इसकी क्या है, रक्त क्या है, समूह है, रक्त वर्ग या रक्त भाग की क्या है, इन्हें खोज की थी। परिसंचरण तंत्र रक्त का क्या है, ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज जो है वो किसने की थी, विलियम हार्वे ने। अगला, हृदय हृदय धड़कन को किस में मापा जाता है, हमारे हृदय की जो धड़कन जो होती है उसको किस यंत्र द्वारा क्या है, मापा जाता है। तो हृदय की धड़कन जो है वो किस में मापी जाती है, तो ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर क्या है, मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, श्वसन तंत्र का क्या है, हिस्सा नहीं है। तो देखिए नाक जो है वो श्वसन तंत्र का हिस्सा होती है, ग्रसनी भी होती है और फेफड़े भी होते हैं। इलियम जो है वो क्या है, इसका हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए सोलर कुकर जो होता है वो गर्म भोजन को क्या है, गर्म रखने के लिए क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से होता है, ये क्या होता है, ये इसका क्या है, दर्पण, इसका ये क्या है, दर्पण होता है, दर्पण होता है। और यहाँ जो क्या है,
जो कोई भी जो है पदार्थ जो है रखा जाता है, इस पे क्या है डायरेक्ट सूर्य की क्या है किरणें पड़ती है, फिर इसको क्या है इस प्रकार से किरणों को क्या है मोड़ देता है। इस दर्पण की बात हो रही है तो ये दर्पण पूछा जाता है, तो ये कौन सा है अवतल दर्पण। कौन सा है अवतल दर्पण का क्या है इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए कच्चे आम या कच्ची इमली के अंदर जो है वो कौन सा अम्ल जो है क्या है पाया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, टार्ट्रिक अम्ल। अम्ल से रिलेटेड 17 अप्रैल को सभी क्वेश्चन जो है क्या है पूछे गए थे, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है टार्ट्रिक। फिर लैक्टिक अम्ल पूछा गया था सबसे ज्यादा, तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध के अंदर या दही के अंदर या दूध से दही बनता है, तो किस अम्ल के कारण बनता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण बनता है। किसके लैक्टिक अम्ल के कारण। फिर फार्मिक अम्ल पूछा जाता है, तो फार्मिक अम्ल जो है वो चिंटी या बिच्छू के जो क्या है डंक के अंदर जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है, सिरके में। किसमें पाया जाता है, सिरके में। 17 अप्रैल को ये ही क्वेश्चन एक पूछा गया था कि सिरका क्या है, सिरका क्या है, सिरका एक है, तो उसमें ऑप्शन थे अम्ल क्षार, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो सिरके क्या है एक अम्ल था। क्या था, अम्ल था। और कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल कच्चे आम में, लैक्टिक अम्ल दूध और दही में, और फार्मिक अम्ल जो होता है वो चिंटी के डंक या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में पुनरुद्र भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, पुनरुद्र क्षमता, पुनर्रुद्र की क्षमता जो है वो किस में होती है, तो वो किस में होती है, यकृत यानी लीवर में। यकृत यानी लीवर के अंदर होती है। और आप सबको पता है ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी क्या है मानव, सबसे बड़ी क्या है मानव ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है ये मानव ग्रंथि है। और ये कौन सी ग्रंथि है ये भी याद रखेंगे, अंतःस्त्रावी। यकृत एक क्या है अंतःस्त्रावी क्या है ग्रंथि है, ये भी काफी बार पूछा गया। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसमें क्या है किस अंग में पुनरुद्र क्षमता क्या है सबसे अधिक होती है, तो किसमें होती है, यकृत यानी लीवर के अंदर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों से संबंधित बीमारी के अध्ययन को कहते हैं। हड्डियों से संबंधित जिस प्रकार से पोमोलॉजी इस प्रकार से शाखाएं होती है, तो हड्डियां या अस्थियां, हड्डियां या अस्थियों की बीमारी के अध्ययन को या इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के यानी अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालाजार रोग किस के द्वारा होता है। ये कालाजार रोग जो है वो क्या है किसके द्वारा होता है, तो ये प्रोटोजोआ रोग है। क्या है, प्रोटोजोआ क्या है रोग है, जो सबसे ज्यादा जो है क्या है ये यकृत को क्या है हानि पहुंचाता है, यकृत को क्या है प्रभावित करता है। गाय के दूध में पीलापन या गाय के दूध में क्या है किसके कारण पीलापन होता है, या गाय के दूध में कौन सा क्या है प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा क्या है प्रोटीन पाया जाता है, तो केरोटीन प्रोटीन होता है जिसके कारण क्या है इसका पीला रंग होता है। 17 अप्रैल को ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगर सिंपल आपसे पूछा जाता कि दूध में, अगर आपसे पूछा जाता दूध में क्या है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या दूध का रंग जो है क्या है सफेद किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण होता है। किसके कारण, केसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है। सबसे छोटी पेशी या अस्थि या हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर की, तो कौन सी है स्टेपिडियस, स्टेपिडियस या स्टेपिस हड्डी होती है, जो किस में किस भाग में पाई जाती है, भाग भी पूछा जा सकता है। तो कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी पेशी, अगर बड़ी पेशी आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, तो वो कौन सी है फीमर, इसकी जांग की हड्डी। जांग की हड्डी यानी कि जांग की पेशी क्या है सबसे बड़ी पेशी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी के टिक्के की खोज किसने की थी। देखिए बीसीजी के टिक्के की खोज जो है वो किसने की थी, तो बीसीजी के टिक्के की खोज जो है वो किसने की थी, यूरेन कालामेट, कलामेट या कालमेट ने क्या है इसकी खोज की गई थी। और बीसीजी टिक्के का प्रयोग या उपयोग में लिया जाता है, तो ये टीबी या क्षय रोग के लिए, टीबी या क्षय रोग के रोकथाम के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है, तो बीसीजी टीके का क्या इसका प्रयोग
किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? यूरेन कालमेट ने इसकी क्या है खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, धारिता का एसआई मात्रक है। धारिता का क्या है? एसआई मात्रक होता है, तो इसका फेरेड होता है। कई बार आपको क्या है देखिए, कूलाम बटे वोल्टेज जो क्या है वोल्टेज, वोल्ट या वोल्टेज आपको क्या है दिया हो भी क्या है मिल सकता है, या आपको ज्यादातर जो क्या है फेरेड ही मिलेगा, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार का वक्रीय पथ पर मुड़ना कौन सा बल का उदाहरण है? जिस प्रकार से जो है वो सड़क जो होती है उस परिपथ जो होता है उसमें इस प्रकार से जो मोड़ जो होता है उसमें कौन सा बल जो है क्या है उपयोग होता है? तो इसमें जो है वो अभिकेंद्रीय बल क्या है, ये अभिकेंद्रीय बल का क्या है उदाहरण है। जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन, करीम निकालने वाली मशीन जो होती है, ये भी क्या है किस पर आधारित है? तो ये भी किस पर आधारित है? तो अभिकेंद्रीय बल पर। कार का वक्रीय पथ पर मुड़ना किसका उदाहरण है? तो ये भी क्या है वॉशिंग मशीन, आपको मिलेगा कपड़ा धोने की मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित होता है। देखिए 3 कंडीशन होती है, धीरे धीरे गिरना, अचानक गिरना या धीरे धीरे ऊपर जाना। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है तो इसका क्या संकेत होता है? दिन साफ होने की क्या है संभावना होती है। वर्षा की संभावना जब होती है जब धीरे धीरे क्या है ऊपर की ओर जाना, वर्षा की क्या है संभावना होती है। फिर आता है अचानक गिरना, अचानक गिरना यानी कि आंधी या क्या है तूफान का आना, तूफान का क्या है आना, तीनों ही क्या है पूछे जाते हैं। तो तीनों ही क्या है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या है उपयोग क्या है किया जाता है? तो फोटोग्राफी के अंदर कैमरे के अंदर जो है वो कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों या अवरक्त तरंगों का क्या है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला सेक्शन जो है वो मैथ का सेक्शन है। तो क्या दिया गया है कि एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, यानी कि 600 रुपए जो है वो क्या दिया गया हमारे पास है विक्रय मूल्य दिया गया है। 20% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य क्या है हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या है दिया गया है लाभ इंक्लूड, यानी कि 600 रुपए जो है ये क्या है 20% लाभ, 20% लाभ को क्या है ऐड किया गया है, उसके बाद 600 रुपए है तो 120, यानी कि 100 प्लस क्या आ जाएगा 20%, ये हो गया यानी कि 600 जो हमारे पास है। देखिए 600 जो हमारे पास है वो किसके बराबर है? 120 के बराबर। अब पूछा गया क्रय मूल्य यानी कि खरीदा कितने में था, तो यानी कि 100% क्या है हमें पूछा गया, तो 0 से 0 12 5 60, यानी कि वो 500 रुपए की क्या है खरीद की गई थी, उसकी 500 रुपए उसका क्या है क्रय मूल्य था, जिस पर 20% का लाभ होने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, एक बाइक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है वो, तो बताओ 5 घंटे में कितनी दूरी तय करी। देखिए क्वेश्चन को इसी प्रकार से क्या है भाषा को क्या है लंबा किया जाता है क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए। देखिए आप समझेंगे एक बाइक 30 किलोमीटर क्या है प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी कि एक घंटे में क्या है कितनी दूरी तय कर रही है? 30 किलोमीटर। पूछा क्या गया है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, तो 30 इंटू 5 कर देंगे, यानी कि 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर की क्या है दूरी तय करेगी। तो इसलिए आप एक बार क्वेश्चन को क्या है अच्छे से रीड करें। क्या पूछा गया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, यहाँ आपको दिया हो सेकंड में पूछा गया तो क्वेश्चन क्या है अलग हो जाता है। घंटे में ही पूछा गया है, बाइक की चाल भी क्या है घंटे में ही क्या है दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 3b 4b प्लस 8b, देखिए जोड़ ही पूछा गया है, ऐसा कुछ नहीं। कई बार x दे दिया जाता है, कई बार y दे दिया जाता है, कई कुछ भी b दे दिया जाता है, a दे दिया जाता है। तो यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 8 दिया गया है, 12 3 15 b आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 15 b। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो क्या है आप ये x y या कुछ भी क्या है ऐड करके पूछ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 4.4 अनुपात 2 अनुपात x अनुपात 8 में क्या हो तो
x का मान पूछा गया है। देखिए संख्या दी गई है 4:2, x का मान हमें क्या है पूछा गया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मध्य अनुपाती हो जाता है। तो ये हो गया हमारा, ये इसका मान रख देते हैं a, ये हो गया हमारा p, ये हो गया हमारा c, ये हो गया हमारा d। तो ध्यान रखें इसका मान जो होता है a गुना d होता है, बटे होता है b गुना c। b गुना क्या होता है c। अब मान रखेंगे इसका, देखिए a कितना दिया गया है हमें 4 दिया गया है, b कितना दिया गया है, b हमारे पास 8 है, c कितना दिया गया है, सॉरी b, फिर d दिया गया है, d 8 है, तो 2 गुना x का मान क्या है हमें पूछा गया। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 16। x का मान कितना होगा 16 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि का सूत्र भी पूछा जाता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई r। कितना होता है 2 पाई r होता है। तो मान रखते हैं 2 पाई का मान आप सबको पता है कितना होता है 22/7। r क्या होती है, r इसमें क्या है त्रिज्या होती है। क्या होती है r, क्या होती है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई हमारे पास है 14 दी गई। 2 से इसको कट करेंगे 2, तो 22 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 22 इंटू 4 यानी कि 88 मीटर। कितनी आ गई, एक वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई 88 मीटर। एक ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। तो सूत्र आपको याद रखना है, वृत्त की परिधि का सूत्र भी काफी बार पूछा गया है। तो 2 पाई r इसका क्या है सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि 720 दूध के पैकेट को बराबर हिस्सों में 20 स्कूलों में बांटे गया तो बताओ प्रत्येक स्कूल में कितने पैकेट दिए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे, बिल्कुल आसान है। 720 तो टोटल दूध के कितने पैकेट हैं 720। देने कितने हैं, डोनेट कितने स्कूलों में करने हैं 20 स्कूलों में कितने, स्कूल की संख्या हमारे पास दी गई है कितने 20। तो क्या पूछा गया है कि प्रत्येक स्कूल में कितने डोनेट किए जाएंगे, कितने जो पैकेट दिए जाएंगे, तो भाग कर देंगे तो इसका आ जाएगा, यानी कि एक स्कूल के अंदर क्या है 36 पैकेट दिए जाएंगे। कितने 36 पैकेट क्या है दिए जाएंगे। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 720 दूध के पैकेट है, प्रत्येक स्कूल में क्या है 36 पैकेट अगर दिए जाते हैं तो बताइए कितने स्कूलों में क्या है पैकेट दिए जा सकते हैं। तो क्या है भाग लगा देना, तो ये आ जाएगा 20 स्कूलों में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयतन की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल हमेशा क्या है अपरिवर्तित है। देखिए 50% की क्या हमें वृद्धि कर दी जाती है, 50 को ऐड करेंगे 100% होता है, 100 के अंदर अगर हम 50 ऐड करेंगे यानी कि 150% की क्या है वृद्धि कर दी जाती है। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की क्या है वृद्धि की जाएगी, क्या है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे यानी कि बराबर रहे। तो इंटू क्या कर देंगे 100। इसको देखिए 10 से 10 काट देंगे, ये काट देंगे 3 से 100/3 यानी कि हमारा आ जाएगा मान कितना आ जाएगा 33.33% की चौड़ाई में क्या है वृद्धि कर दी जाए तो क्या है क्षेत्रफल हमेशा समान रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 25% का मान किसके बराबर होगा। देखिए ज्यादातर जो है वो 20% का पूछा जाता है, 25% का पूछा जाता है और 50% का, 3 ही क्या है मान ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सबको ये बात ध्यान रखना है कि 25% का मान किसके बराबर होगा। तो 25% जब भी हटाएंगे, प्रतिशत ज्ञात करेंगे तब इंटू गुणा में 100 लगाते हैं, हटाएंगे तब क्या है भाग में 100 लग जाएगा, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा। 20 का अगर पूछा जाता है तो 20/100 यानी कि 1/ क्या होता है 5 होता है। 50 का अगर बात की जाए तो 50/100 यानी कि 1/2 इसका मान होता है। 3 ही क्या है ज्यादातर पूछे जाते हैं। प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100 लगाएंगे, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुणा में क्या है 100 लगते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 20, 30, 25, 35 और 40 हो तो इनका औसत अंक क्या है ज्ञात करना है। यानी कि 5 विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या है प्राप्त अंक 20, 30, 25 और 35 और 40 अंक इन्होंने क्या है प्राप्त किए। तो इसको टोटल कर लेंगे, क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 50, ये क्या आ जाएगा 50 और क्या आ जाएगा 90।
90 और 35 क्या हो जाएगा 125 प्लस 25 यानी कि 150 अंक आ गए। कुल हमारे पास क्या है, औसत कोई संख्या दी गई हो तो यानी कि अनुपात अगर औसत उनका ज्ञात करना हो तो संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्याएं का योग। तो हमारे पास संख्याओं का योग या औसत जो है वो क्या है, प्राप्त अंक कितने आ गए 150। फिर संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 ऊपर भी दिया गया है तो भाग में 5 लगा देंगे तो औसत इनका सब कहा जाएगा 30 अंक औसत क्या है आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 600 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 5 माह पूछा गया है, 5 वर्ष है का साधारण ब्याज क्या है ज्ञात करो। तो 600 रुपए की राशि दी गई है, सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है मूलधन इंटू दर, या पहले समय लिख सकते हैं दर गुणा समय बटे कितना है 100, ये इसका क्या है फॉर्मूला होता है। तो मूलधन हमारे पास कितना दिया गया 600, दर कितनी दी गई है 10%, समय कितना दिया गया 5, तो 5 माह दिया गया है तो एक साल में कितने, एक वर्ष में कितने माह होते 12, तो गुणा भाग में कितने 12 लगा दे बटे आ जाएगा 100। 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट देंगे, 6 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, कितने बार 2 बार कट जाएगा। उसके बाद इसको काटेंगे क्या है 5 बार, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 25 रुपए। यानी कि 600 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 5 माह का कितना ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज जो है वो 25 रुपए। अगर आपसे मिश्र धन पूछा जाता, मिश्र धन अगर पूछा जाता तो 600 प्लस क्या है 25 कर देते, यानी कि आंसर हमारा 625 क्या है मिश्र धन आ जाता। ब्याज पूछा गया कितना है 25 रुपए, क्या है इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 की घात 3 निम्न में से किस संख्या के बराबर होगी। घात यानी कि 5 की घात 3 यानी कि जिसको क्यूब बोलते हैं, क्यूब कितना होता है तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 25 125, किसके बराबर होता है 5 की घात 3 किसके बराबर होती है 125 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक आयतन की लंबाई 10 सेमी व चौड़ाई 30 सेमी हो तो आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयतन के क्षेत्रफल, आयतन आयतन के क्षेत्रफल का जो है क्या है फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमें कितनी दी गई है 10 सेमी गुणा कितनी दी गई है 30 सेमी, तो ये आ जाएगा हमारा 300 वर्ग सेमी, कितना आ जाएगा वर्ग सेमी। याद रखें ऑप्शन में आपको वर्ग मीटर भी दिया मिलेगा, मीटर भी मिलेगा, तो वर्ग सेमी आ जाएगा कितना 300। चलिए अगला क्वेश्चन, 121 प्लस 100 रूट 144 का मान होगा। देखिए रूट 121 किसका मान होता है, बाहर निकालेंगे तो किसका 11 का होता है, और 144 किसका होता है तो ये 12 का होता है। प्लस दिया गया है तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 यानी कि 23 आंसर हमारा हो जाएगा। कितना आ जाएगा 23 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है तो भुजा ज्ञात करो। क्या है भुजा ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर, या आपको मिलेगा भुजा इंटू भुजा, दोनों एक ही बात है, भुजा की स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो देखिए फिर हम इसको क्या है 81 को क्या है बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9, तो 9 की स्क्वायर या 9 इंटू 9 किसका होता है क्षेत्रफल क्या है भुजा, एक भुजा कितनी आ गई 9 आ गई, 9 का क्या है भुजा इंटू भुजा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 81 वर्ग क्या है मीटर क्या इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा कितनी हुई 9 वर्ग मीटर की। अगला क्वेश्चन है कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक पोल को पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखिए इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि दूरी मीटर में दी गई है या किलोमीटर में दी गई है। दूरी क्या है मीटर में दी गई है, मीटर में दी गई है किलोमीटर में दी गई है। फिर चाल जो है वो सेकंड में दी गई है या आपको किस में क्या है घंटों में दी गई है। तो हमारी चाल किस में लंबाई, लंबी जो है वो लंबाई दूरी जो है वो 400 मीटर है, मीटर में दी गई है, सेकंड में दी गई है, पूछा किलोमीटर में नहीं गया, ऑप्शन भी क्या है मीटर प्रति सेकंड है तो भाग लगा देंगे 20 से, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या है चाल निकल कर आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, पेड़ों की कुल, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़
एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से यानी कि दाएं इस छोर से और इस छोर से क्या है 8वें स्थान पर है, यानी कि क्या है 8वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कुल कितने क्या है पेड़ होंगे, यानी कि इस तरफ से भी 7 यानी कि बाएं से भी 7 और दाएं से भी क्या है 8वें स्थान पे है। तो 20 का अंतराल कितना हुआ 7, ये संख्या कितनी है 7, ये भी कितनी है 7 है 8वें स्थान पे जो क्या है पूछा गया है। इस पे आपको पहले बताया था लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट में कितनी है 7 है, राइट में कितनी है 7 है, प्लस 1 कर देंगे, यानी कि कुल कितने पेड़ों की संख्याएं हैं पंक्ति में, कुल कितने पेड़ हैं तो 15 पेड़ हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत पहाड़, यानी कि पर्वत जो होते हैं पहाड़ होता है, नदी का संबंध किससे होता है तो उसी प्रकार ग्लेशियर से क्या है नदी का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से है उसी प्रकार लड़की का संबंध, यानी पौधों को क्या बोला जाता है वृक्ष बोला जाता है, तो लड़की को क्या बोला जाता है औरत बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 80 83 81 84 82 में क्या है पूछा, अगला पद अगली श्रृंखला क्या है संख्या पूछी गई है। तो देखिए इस संख्या में कितने प्लस हैं 3 प्लस हैं, फिर उसके बाद इसमें क्या है 81 83 यानी कि 2 माइनस है 2 माइनस, फिर इसके बाद कितने हैं 3 प्लस हैं, फिर क्या है 2 माइनस है। तो अब क्या होंगे 82 प्लस 3 यानी कि अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 85 हो जाएगी, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 24 36 48 में अगला पद फिर पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार के लगभग पद जो होते हैं उनमें या तो क्यूब दी हुई या सुकेर पूछी जाती है। तो देखिए 4 की सुकेर कितनी होती है 16, तो इसमें क्या किया गया है एक माइनस किया गया है जब क्या है 15 मान। फिर 24 4 के बाद कितना आता है 5 की सुकेर कितनी होती है 25 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 24। फिर 6 की सुकेर कितनी होती है 36 माइनस 1 तो आ जाएगा हमारा 35। इस प्रकार से क्या है 7 की दी गई है, फिर अगली क्या आ जाएगी 8 की आ जाएगी, 8 की सुकेर कितनी होती है 64 माइनस 1 यानी कि 63 मान हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितना 63। तो चलिए आज के सेक्शन को यही क्या है समाप्त करते हैं, और सेक्शन को क्या है अपने आज जो स्कोर जो है आपका वो क्या है वीडियो के कमेंट में अवश्य करें, और आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी आपका सवाल हो तो उसके लिए आप किसी भी टाइम क्या है कमेंट या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।